हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं इनविजिबल हो गया हूँ, कोई बात नहीं। बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 1 2 3 ले लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस। स्क्रीनशॉट क्यों लेना, क्योंकि इसका नोट्स मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसकी वजह से मैं पीडीएफ नोट्स इसका बना नहीं पाया प्रॉपरली टाइप करके। तो मैं बोला आप फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लेके इसका काम चलाइए, जब आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स दूंगा, ठीक है। और इससे पहले जो लेक्चर आए थे, लेक्चर नंबर 4, उसमें भी पीडीएफ अटैच नहीं था। तो आप उसका भी जो लेक्चर्स देखेंगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बना लेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। क्योंकि टैली में यही सब चीजें आपको बहुत काम आएंगी। मैं बहुत स्लोली स्लोली आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। क्यों? अगर आपको मैं फास्ट फास्ट बता दूंगा, बताने का मैं पता है, ये जो मैं अभी आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर में 3rd में ही आपको बता दिया था कि क्या होता है एक्चुअली है। मैं प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप दोनों चीज में लेक्चर नंबर 3rd में ही बता दिया था जो बताने का चीज था। लेकिन मैं क्या जानता हूं कि आप जिसको इसको प्रॉपरली समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर होगा उसको पता होगा कि क्वेश्चन कहां से पूछना है, ठीक है। ऊपर ऊपर जो पढ़ के जाता है इंटरव्यू के लिए, टैली के लिए, उस इंटरव्यूअर को पता रहता है कि ये क्या पढ़ के आया। इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, उसको पता चल जाएगा आपके लेवल क्या, कहां तक पढ़ के आए हो। उसके बाद वो क्वेश्चन को घुमाने लगेगा कि टू दी पॉइंट आप पढ़ के आए हो या नहीं। इसलिए मैं जो बता रहा हूं कि आप डिटेल वाइज सब चीज को समझिए और डिटेल वाइज समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप सभी का फेस्टिवल कैसा रहा? इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन, कैसा गया फेस्टिवल्स? एंजॉय किए या नहीं? आज पढ़ाई लिखाई छोड़िए, आराम से बात करते हैं, ठीक है। कभी आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता, आज पढ़ाई लिखाई छोड़िए, आराम से बात करते हैं। कैसा गया फेस्टिवल आपका? रक्षाबंधन आया, ठीक है, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस डे आया। आप लोग भी क्या बाकियों की तरह बस स्टेटस लगाए और क्या किए, डीपी चेंज किए, फ्लैग वाला डीपी लगाए और क्या किए, बाइक में तिरंगा लगा के आप लोग भी घूमे रोड में, बस यही किए? देशभक्ति इसी को कहते हैं क्या? नहीं। रियल देशभक्ति क्या होती है मुझे नहीं पता, पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ। पहला क्या करना चाहिए? सच बोलिए, खुद से, दूसरों से, जो बात भी है सच बोलिए। बिकॉज एक सच्चे इंसान होने के नाते आपको सच बोलना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक अच्छे इंसान, एक गुड पर्सन बन पाइएगा, ठीक है। और सेकेंड चीज क्या है? इंडिपेंडेंस डे। देश आजाद हुए कितना साल हो गया? 75 ईयर्स। व्हाट? 75 ईयर्स हो चुके हैं देश को आजाद हुए, लेकिन करप्शन अभी भी चल रहा है। इस करप्शन को कैसे रोका जाए? हम लोग बैठ के बात करते हैं गली चौराहे में कि अरे हाँ करप्शन तो है, सब जगह करप्शन है, पर करप्शन आता कैसे है? अगर आप एक हाथ से दीजिएगा नहीं तो वो दूसरा हाथ लेगा कैसे? भले वो आपको मजबूर बहुत करेगा कि आप उसको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन जब तक आप उसको पैसा दीजिएगा नहीं तो वो लेगा कैसे? करप्शन आप ही लाते हो और फिर बोलते हो कि अरे करप्शन है, घूस ले रहा है, ये ले रहा है, बिना घूस का तो कोई काम ही नहीं होता है। खुद के दम पे काम करिए, भले वो मुश्किल होगा, नामुमकिन भी होगा, लेकिन वो आपका प्योर होगा। जब तक आप पैसा दोगे नहीं तब तक कोई सामने वाला पैसा ले नहीं सकता है, ठीक है। तो करप्शन आप ही बंद कर सकते, कोई और नहीं बंद करेगा। आप बैठ के सिर्फ ये नहीं बोल सकते अरे करप्शन बहुत है, ये है, वो है। वो होते हैं ना अंकल लोग जो गली चौराहे पे बैठ लेते हैं, बोलते हैं आ हा हा, अरे भाई ये करप्शन है तो यहाँ इतना घूस लेता है, तो ये करता है, सब दलाल बन गया है। तो पैसा जब आप दोगे तभी ना वो लेगा, आप पैसा दोगे ही नहीं तो वो कैसे लेगा? समझे? तो आप क्या करिए, एक अच्छे नागरिक होने के कारण अपने देश को प्योर बनाने के लिए आप एक योगदान दे कि आप पैसा ना दे, करप्शन ना होने दे। करप्शन रोकना आपके हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं। जब आप बदलिएगा तब सब बदलेंगे। आप पैसा नहीं दीजिएगा तो कोई भी पैसा नहीं देगा, अपने दम पे अपना एम्पायर खड़ा करेगा, ठीक है। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर प्लीज 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 ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। क्यों? वाई? नहीं, जो करिए अपने दम पे करिए। अगर आप कैपेबल है उसके लिए तो आप जरूर सक्सेसफुल होइएगा, किसी करप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं पढ़ाई की ओर। तो इससे पहले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ चुके थे प्राइमरी ग्रुप के 9 टॉपिक पढ़ चुके थे। अब रिमेनिंग जो टॉपिक है प्राइमरी ग्रुप के वो हम लोग आज देखेंगे।
टोटल प्राइमरी ग्रुप 15 ही होते हैं, जैसा कि आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया गया था। उसके बाद आज हम लोग ये प्राइमरी ग्रुप खत्म करने के बाद सेकेंडरी ग्रुप भी पढ़ेंगे। अब सेकेंडरी ग्रुप कहां तक चलेगा, वीडियो कितना लंबा बनेगा पता नहीं। अगर वीडियो ज्यादा लंबा बनने लगा तो पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है, इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें आपको सेकेंडरी ग्रुप डिटेल में बताया जाएगा। तो ठीक है, बाकी बातों को साइड में रखते हुए मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। जो भी है टू द पॉइंट बोलता हूँ, इनर सोल से बोलता हूँ, शायद बुरा लगता होगा पर जो भी है दिल के अंदर से बोलता हूँ। तो आइए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है, प्राइमरी ग्रुप के रिमेनिंग पार्ट्स को, रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी ग्रुप के रिमेनिंग टॉपिक क्या था, सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, कॉमन सेंस से आराम से समझ सकते हैं कि क्या होगा परचेज अकाउंट, क्या होगा सेल्स अकाउंट। सपोज कीजिए आपका एक बिजनेस है, आपका एक शॉप है, ठीक है, मेरा एक किराने की दुकान है, मतलब जनरल स्टोर। व्हाट, जनरल स्टोर। मैंने क्या किया, कुछ सामान खरीद के लाया उसको बेचने के पर्पज से, ठीक है। मैंने फेयर एंड लवली लिया, लक्स साबुन लिया, कोलगेट लिया, और क्या ले सकते हैं, झाड़ू लिया, और क्या ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, जो रेगुलर यूज के लिए होमली मेड सामान लिया, ठीक है। अब मैंने वो सब चीज लेके आया, फेयर एंड लवली हो गया, फिर और क्या क्या, फेयर एंड लवली हो गया, सोप हो गया, कोलगेट हो गया, ये सब कुछ मैं लेके आया, ठीक है, ये मैं लेके आया। जो चीज मैं लेके आया वो क्या हुआ, परचेज, ठीक है। मैं कहीं होलसेलर से खरीद के लाया, ये हुआ मेरा परचेज। जो मैंने परचेज किया वो कहां जाएगा, परचेज अकाउंट में। जो मैंने परचेज किया वो कहां जाएगा, परचेज अकाउंट में। फिर मैं क्या किया, कुछ दाम बढ़ा के मैंने इस फेयर एंड लवली को, लक्स साबुन को, कोलगेट को बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। और जो मैंने बेचा वो क्या हो जाएगा, सेल्स। जो मैंने खरीदा वो हो गया परचेज, जो मैंने बेचा वो हो गया सेल्स। मैंने जो खरीद लिया वो मेरा परचेज अकाउंट में जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसे खरीदा है। और जो मैंने बेचा वो मेरा सेल्स अकाउंट में जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसे बेचा है, ठीक है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स गुड्स, सभी प्रकार के बेचे हुए गुड्स आर मेंटेन अंडर, किसमें मेंटेन किए जाते हैं, द सेल्स अकाउंट में। किसमें, सेल्स अकाउंट में। वेदर इट इज क्रेडिट और कैश, या तो आप उसे उधारी में खरीदे होंगे या उधारी में बेचे होंगे या फिर कैश में बेचे होंगे, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने फेयर एंड लवली बेचा, मैंने खरीद के लाया अपने दुकान में बेचने के लिए, मैंने किसी कस्टमर को बेचा, भैया मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं कुछ दिन बाद लाके दे दूंगा। तो मैं क्या किया, उस फेयर एंड लवली को मैं क्रेडिट में बेच दिया, मतलब उधारी में बेच दिया, ठीक है। और मैंने लक्स साबुन को क्या किया, लक्स साबुन को मैंने कैश में बेच दिया। एक आदमी आया, बोला सर मुझे नहाना है तो साबुन मिलेगा, बोले हाँ क्यों नहीं, सुगंधित साबुन दे रहे आपको, सुगंधित सोप, कोमल त्वचा के लिए सुगंधित सोप, लक्स ले जाए, आराम से नहाए, परिवार को भी नहाए, बच्चे को भी नहाए, सबको नहाए, किससे नहाए, लक्स सोप से। तो वो मुझसे मेरी बातों से खुश होके मुझे पैसा दिया और साबुन लेके चला गया। ये फेयर एंड लवली वाला क्या सोचा कि फेयर एंड लवली का एड देखें 5 दिन में गोरा हो जाए, कितना दिन में, 5 दिन में गोरा हो जाए। तो ये सोचा उधारी में लेके जाते हैं, देखते हैं गोरा होते हैं या क्या होते हैं, नहीं होंगे तो वापस कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो क्या किया, फेयर एंड लवली हमसे क्या चीज में लेके गया, उधारी में लेके गया। चाहे वो उधारी में लेके गया, चाहे वो पैसा दे के लेके गया, लेकिन मैंने जो सामान बेचा वो कहां जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेज अकाउंट। मैंने कुछ सामान जो खरीद के लाया होलसेलर से, ठीक है, मैंने होलसेलर से कुछ सामान खरीद के लाया, वही फेयर एंड लवली हो गया, लक्स साबुन हो गया, कोलगेट हो गया। अब मैंने होलसेलर को बोला कि भैया सुनिए ना, सामान तो आपसे लेके जा रहे हैं बल्क में, बिकेगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, बिकेगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो होलसेलर बोला ठीक है बाबू ले जाओ, उधारी में ले जाओ। किस पे ले जाओ, ऑन क्रेडिट, उधारी पे ले जाओ। आप चाहे माल उधारी पे लाए चाहे पैसा दे के लाए, आप माल चाहे उधारी पे लाए चाहे पैसा दे के लाए, आप खरीद के ला रहे हैं, वो कहां जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ परचेज गुड, सभी प्रकार के परचेज गुड, खरीदे हुए वस्तु आर मेंटेन, किसके अंदर मेंटेन किए जाते हैं, परचेज अकाउंट के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, या यदि वो उधारी पे लाया गया हो या तो कैश पे लाया गया हो, ठीक है।
आई होप आप सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एक वेटर होता है, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में एक वेटर होता है, ठीक है। ये वेटर है। वेटर क्या करता है? वेटर को अपना सैलरी तो मिलता ही मिलता है। वेटर जो है, वेटर को तो अपना सैलरी मिलता ही मिलता है उसको। लेकिन जब वो सर्व करता है खाना आपको, आप जैसे होटल में गए, आप किसी वेटर को बुलाए, वो वेटर आया, बोला जी सर बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो वो एक डायरी लेके आएगा जिसमें आपका फूड नोट करेगा कि आप कौन सा खाना खाना चाहते हैं, आप उसको ऑर्डर दीजिएगा। तो वो नोट किया कि आप कुछ कुछ खाना चाहते हो, वो लेके आया, आपको प्यार से सर्व किया, अच्छे से खूबसूरती से सर्व किया और बोला ठीक है सर आप आराम से खाइए। खाना खाने के बाद आपका दिल खुश हो गया कि उस वेटर का नेचर देख के, उसका परफॉर्मेंस देख के, कि बेचारा इतने प्यारों से सर्व किया, प्यारों से बात किया, तो मन किया कि थोड़ा टिप दे दे। क्या कह दे? वेटर को टिप दे दे। तो वो जो उसका टिप होगा वो क्या हो जाएगा? आप ही से पूछा, वो जो उसका टिप होगा, उस वेटर का जो टिप होगा वो क्या हो जाएगा? अब बहुत अच्छे से समझेंगे कि डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। वेटर का जो सैलरी है वो उसको मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम। क्यों? वेटर का जो मंथली सैलरी फिक्स किया गया है वो तो उसका डायरेक्ट इनकम है, वो उसको मंथली मिलेगा ही मिलेगा, वो हर मंथ उसको उतना सैलरी मिलेगा। लेकिन ये जो टिप है ये इनडायरेक्ट है। मतलब कैसे सर, कैसे इनडायरेक्ट हुआ? ये कंफर्म नहीं है। ये तो जो इंसान वहां पे खाना खाने आएगा उस रेस्टोरेंट में, वेटर का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा, बिहेवियर अच्छा लगेगा, तब वो टिप देगा। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट वे में। मतलब ये इसका सैलरी नहीं है, ये इसका सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सैलरी के रूप में मिल रहा है, सैलरी नहीं एक बख्शीश के तौर पे मिल रहा है। तो ये भी एक पैसा हुआ ना। अब मेरे पास 100 रुपया है, मेरा वो सैलरी है, लेकिन 10 रुपया मुझे टिप मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उस 10 रुपये का भी मुझे हिसाब रखना पड़ेगा ना कि वो 10 रुपया क्या है। तो वो जो 10 रुपया आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। जो हमारा सैलरी है 100 रुपया, वो तो मेरा है सैलरी, वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। लेकिन जो 10 रुपया मुझे टिप मिल रहा है वो मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि मुझे हर पैसे को, हर चीज को मुझे कैलकुलेट करके, मेंटेन करके चलना, उसका रिकॉर्ड बनाना है। जो 10 रुपया मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? अपने जेब में रख लूंगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाऊंगा। नहीं, वो 10 रुपया जो मुझे टिप मिला वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और जो मेरा सैलरी है वो क्या है? मेरा डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। इतना भाषण देने के बाद शायद आई होप कि आप लोग समझ गए कि क्या होता है डायरेक्ट इनकम, क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम। आइए डेफिनेशंस देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट इनकम दैट कम्स फ्रॉम बिजनेस। कहां से आते हैं? बिजनेस। इज सोर्स इन डायरेक्ट इनकम। किसमें सोर्स किए जाते हैं? किसमें दिखाए जाते हैं? डायरेक्ट इनकम में दिखाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सैलरी। क्या है एग्जाम्पल? सैलरी, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन था डायरेक्ट इनकम का। अब आते हैं इनडायरेक्ट इनकम पे। अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट इनकम आर, सभी प्रकार के इनडायरेक्ट इनकम मेंटेन अंडर इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट। सभी प्रकार, ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट इनकम आर, सभी प्रकार के इनडायरेक्ट इनकम मेंटेन्ड अंडर इनडायरेक्ट अकाउंट। मतलब सारे प्रकार के इनडायरेक्ट इनकम किसके अंडर मेंटेन किए जाते हैं? इनडायरेक्ट अकाउंट के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। सच एज, जैसा कि रेंट रिसीव्ड। अगर आप रेंट रिसीव्ड कर रहे, सपोज करिए कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने एक ऑफिस लिया, जैसे अपार्टमेंट होता है ना, अपार्टमेंट में लोग ऑफिस लेते हैं, तो मैंने एक पूरा फ्लोर ही ले लिया, मैंने एक पूरा फ्लोर ले लिया। ये जो अपार्टमेंट था उसका मैंने एक पूरा फ्लोर ले लिया, लेकिन मेरा ऑफिस कहाँ तक बना हुआ है? यहीं तक। मतलब ये मेरा ऑफिस बना हुआ है यहाँ तक, ठीक है। और इतना जगह मेरा रेस्ट खाली है, इतना जगह मेरा खाली है। तो मैं क्या किया? मैं बिजनेस माइंडेड आदमी, मैं सोचा कि मेरा ऑफिस तो यहीं तक है, यहीं तक मेरा काम हो जाए, लेकिन ये जगह जो खाली बच रहा है इसको मैं रेंट में दे दूं। मेरा ऑफिस का जो मेरा फ्लोर है, मेरा आधा फ्लोर में काम चल जा रहा है, ठीक है, आधा फ्लोर में काम चल जा रहा है, आधा फ्लोर मेरा खाली बच रहा है। तो मैं क्या करूंगा? उस फ्लोर को मैं रेंट पे दे दूंगा, और जो वो रेंट मेरे पे आएगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। जो इसका रेंट आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है।
वही एग्जांपल था रेंट रिसीव। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव, मान लीजिए कोई 100 रुपया का चीज आपको 80 रुपया में मिल रहा है, कोई 100 रुपया का चीज आपको 80 रुपया में मिल रहा है, तो आपका क्या हुआ, 20 रुपया का डिस्काउंट हुआ। तो वो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ, अगर वो डिस्काउंट नहीं रहता तो आपको पूरा का पूरा 100 रुपया पेड करना पड़ता किसी आइटम के लिए। लेकिन अगर आपको 100 रुपया में 20 रुपया डिस्काउंट मिल गया है तो मतलब वो 20 रुपया इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, मतलब वो पैसा आपका बचत हो गया। इनडायरेक्ट इनकम भी कहां जाता है, वो जो पैसा बचत होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, वो कहां जाता है, इनडायरेक्ट इनकम में। ये सब चीज याद रखिएगा। रेंट जो रिसीव होता है वो कहां जाता है, इनडायरेक्ट इनकम में। डिस्काउंट जो रिसीव होता है वो कहां जाता है, इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। कमीशन रिसीव, अगर आप कुछ कमीशन खा रहे हो, कमीशन किसी से ले रहे हो, वो कमीशन आपको अगर रिसीव हो रहा है तो वो कहां जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। उसी तरह टिप रिसीव, अगर आप वेटर का एग्जांपल अच्छे से समझे होंगे तो आप अगर टिप रिसीव कर रहे हो, टिप रिसीव कर रहे हो तो वो कहां जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कहां जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। ये सारे एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। जब इनके लेजर बनेंगे तो इसका यूज होगा, उस समय आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि ये रेंट रिसीव क्या है, ये डिस्काउंट रिसीव क्या है, ये कमीशन रिसीव क्या है, ये टिप रिसीव क्या है, और ये सारे किसके अंडर जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम के अंडर जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो कमेंट करिएगा, सर नहीं समझ में आया इनडायरेक्ट इनकम, फिर से बताऊंगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। अब मुझे इस बिजनेस में क्या करना पड़ा, स्टेशनरी का जरूरत पड़ा, ठीक है। स्टेशनरी का जरूरत पड़ा तो मैं क्या किया, दुकान गया, स्टेशनरी लेके आया। तो वो जो स्टेशनरी पे मैंने खर्च किया, जो स्टेशनरी का मुझे बिजनेस पे जरूरत पड़ रहा था, वो स्टेशनरी शॉप से मैं लेके आया, उस स्टेशनरी पे जो मैंने खर्च किया वो क्या हो जाएगा, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मैंने अपने बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहा हूं, मतलब खरीद के ला रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है सर, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस आप जो ऑफिस खड़ा किए हो वो रेंट पे है और आपको हर महीना उसका रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है। वो हर महीना आपको रेंट देना पड़ रहा है, तो वो रेंट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, रेंट अकाउंट जो होता है, आप अगर अपने ऑफिस के लिए रेंट दे रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आप अपने ऑफिस वर्क के लिए कमीशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पे क्या था, इनडायरेक्ट इनकम है। अगर आप कमीशन ले रहे हो तो इनडायरेक्ट इनकम है। आप अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो इनडायरेक्ट इनकम है। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आप कमीशन दे रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आप रेंट दे रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आप रेंट ले रहे हो तो इनडायरेक्ट इनकम है। आई होप आप लोग समझ पाए हो कि इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आइए डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अकाउंट ऑफ दोज डायरेक्टली इनकर्ड इन बिजनेस, ठीक है, कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो डायरेक्टली खर्च किए जाते हैं बिजनेस में वो किसके अंडर आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स, मेक पेमेंट। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। किसी को आप परचेज कर रहे हो, कोई सामान आप परचेज करो, जैसे मैंने एक स्टेशनरी का एग्जांपल दिया था, तो वो आपका कहां चल जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। आइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन को देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर मेंटेन्ड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके अंडर मेंटेन किए जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। सच एज, जैसा कि कमीशन अकाउंट और रेंट अकाउंट etc। ओके, तो ये थे टोटल प्राइमरी ग्रुप्स।
1 to 15 तक टोटल प्राइमरी ग्रुप्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उसकी सेकेंडरी ग्रुप्स किन्हें कहते हैं और क्या होते हैं। सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं किया जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, 1 2 3। अब क्या है ये सेकेंडरी ग्रुप? हम लोग इसका प्रीव्यू देख चुके थे लेक्चर नंबर 3 में। किसमें? लेक्चर नंबर 3 में कि सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, क्या नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप से ही डेराइव होके सेकेंडरी ग्रुप बना है, ठीक है। ये 16 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अगर आप प्राइमरी ग्रुप के पहले लेजर को देखेंगे तो क्या था? कैपिटल अकाउंट था। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है? लोन लायबिलिटीज का। ये सिक्योर्ड लोन किसका पार्ट है? लोन लायबिलिटीज का। लोन लायबिलिटीज किसमें था? प्राइमरी ग्रुप में था। ये बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सारे लोन लायबिलिटीज में थे ये तीनों टॉपिक। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस किसके अंडर आते हैं? करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं, ठीक है। आइए एक करके सेकेंडरी ग्रुप के बारे में समझते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस ये क्या होता है, इसका यूज क्या है, ठीक है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मेरा 2 लाख का। 2 लाख के प्रॉफिट हुए। 2 लाख के प्रॉफिट हुए मेरे बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में मेरे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को मैं सोच रहा हूं कि ना इन्वेस्ट करूं, ना कुछ करूं, ना उससे कुछ परचेज करूं, उसे मैं क्या कर दूं? रिजर्व, मतलब एक रिजर्व के तौर पे रख दूं, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस वही होता कि मुझे कोई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो उसको मैं रख दूं, अपने पास ही रखूं रिजर्व के तौर पे, ताकि जब अगर मुझे कभी कमी हो इस पैसों की तो मैं इसका यूज कर सकूं, ठीक है। इससे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखे थे, उसमें क्या करते थे? अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मुझे प्रॉफिट होता तो तुम्हें कहीं इन्वेस्ट कर देता था, या तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक बाजार में या कहीं भी मैं उसे इन्वेस्ट कर देता था। लेकिन ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है और मेरा मन नहीं है इसे इन्वेस्ट करने का, मन नहीं कहीं इसको एक्सपेंस करने, कहीं खर्च करने का भी मन नहीं है, तो उसे मैं क्या करता हूं? एज अ रिजर्व मैं अपने कंपनी में रख लेता हूं कि अगर कभी कंपनी घाटे में चले तो ये 2 लाख रुपया काम में आ जाए, ठीक है। ये होता है रिजर्व एंड सरप्लस। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द अकाउंट ऑफ द फंड्स क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट से जो फंड क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट से जो फंड क्रिएट किया जाता है, आर मेंटेन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। वो किसके अंदर मेंटेन किए जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। सच एज, जैसा कि कैपिटल फंड। अगर मुझे कैपिटल में कुछ फंड मिल रहा है या फिर मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे क्या कहता हूं? मैं उसको मैं अपने बिजनेस में रखे रहूंगा, ताकि अगर कभी मुझे बिजनेस में लॉस हो तो इस 2 लाख रुपया का यूज कर सकूं, ठीक है। इस फंड्स को मैं क्या कर सकूं? इस प्रॉफिट को मैं इसमें यूज कर सकूं। बैंक ओवरड्राफ्ट 17 नंबर हमारा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सिंपली आपको ये समझना, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उस लोन के अमाउंट को आप किसमें रखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट में। When taking loan from बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उस पैसे को, उस अमाउंट को किस अकाउंट में रखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट में। मैंने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपीस का, मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। मेरा बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा था और मुझे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना था, रेंट पे करना था, एक्सपेंसेस पे करना था। तो उसके लिए मैं क्या किया? बैंक गया। कहाँ गया मैं? बैंक गया। बोला सर, हाँ, बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा है और सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, उनको सैलरी पे करना है, तो मुझे 5 लाख रुपीस का लोन चाहिए। तो ये जो लोन अमाउंट है 5 लाख रुपीस, इसका अकाउंट किसके अंदर बनेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों? मैं किससे लोन ले रहा हूँ? बैंक से लोन ले रहा हूँ। अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ तो उसका किसके अंदर जाएगा? वो बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर जाएगा। आइए डेफिनेशन देखते हैं। When the bank started giving more amount, अगर आपके अकाउंट में, ये जो डेफिनेशन है थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ लेकिन बताता वही है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो
तो उस लोन अमाउंट का अकाउंट किसमें बनता है? बैंक ओवरड्राफ्ट में। इसका डेफिनेशन थोड़ा घुमा के बताया गया, ठीक है। When the bank started giving more amount than the deposit, then बैंक अकाउंट में आपके पास कितना 1 लाख रुपया है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया, आप बैंक गए 5 लाख रुपया लेने के लिए, तो क्या करना है? आपके पास जितना अकाउंट था, स्टार्ट गिविंग मोर अमाउंट, बैंक क्या कर रहा है? आपके पास जितना अमाउंट था उससे ज्यादा अमाउंट आपको दे रहा है, तो देन द डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कहाँ जाएंगे? इट कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। वो किसके अंदर जाएंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट के। मतलब घुमा फिरा के यही बोला गया कि आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो वो किसके अंदर जाते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन डेफिनेशन में क्या बोला गया? आपके पास जितना अमाउंट है उससे आप अगर ज्यादा बैंक से मांग रहे हो, उससे अगर आप ज्यादा बैंक से मांग रहे हो, तो वो पैसा किसके अंदर जाएंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्या है? सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिक्योर लोन क्या होता है, अनसिक्योर लोन क्या होता है। अगर आप किसी भी लोन के लिए, वही मैं 5 लाख रुपया लोन के लिए मैं बैंक के पास गया और बैंक बोला कि क्या भरोसा तुम ये पैसा चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं, इसके लिए तुम सिक्योरिटी रखो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अपना घर का पेपर आप एज ए सिक्योरिटी जमा कर देते हो, तो वो लोन क्या हो जाता है? आपका सिक्योर्ड लोन। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर क्या जमा कर रहे हो? अपना घर के पेपर जमा कर रहे हो उस लोन को लेने के लिए। अगर आपको 5 लाख रुपया का लोन चाहिए बैंक से, तो उसके लिए आपको अपने घर का पेपर जमा करना पड़ेगा बैंक के पास, तब जाके बैंक आपको लोन देगा। जिसके लिए आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड लोन। और जिसके लिए आपको सिक्योरिटी नहीं जमा करनी पड़ेगी वो हो जाएगी अनसिक्योर्ड लोन। आइए सिक्योर्ड लोन का डेफिनेशन देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन अकाउंट आर क्रिएटेड अंडर सिक्योर्ड लोन। मतलब वही बोला गया है कि सिक्योर्ड लोन, सारे प्रकार के सिक्योर्ड लोन किसके अंदर ओपन किए जाते हैं? अकाउंट्स सिक्योर्ड लोन के अंदर ओपन किए जाते हैं। अनसिक्योर्ड, all types of unsecured loan which do not have any legal form, जिसके लिए आपको कोई लीगल फॉर्म नहीं देना पड़ता है। देयर अकाउंट, उनका अकाउंट्स कहाँ क्रिएटेड किए जाते हैं? अंडर, किसके अंडर क्रिएटेड किए जाते हैं? अनसिक्योर्ड लोन। सारे प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन which do not have any legal form, जिसके लिए कोई लीगल फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन अकाउंट को कहां खोला जाते हैं? किसके अंदर खोले जाते हैं? अनसिक्योर्ड लोन के अंदर खोले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका यूज, इसका बेसिक और बहुत अच्छा यूज आप कहां करेंगे? जब आप जीएसटी पढ़ेंगे, जब आप इसका टैक्सेस पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज होगा कि कितना परसेंट जीएसटी किसमें दे रहे हैं, कितना परसेंट जीएसटी किस प्रोडक्ट में है। जीएसटी से सारे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस आप इसके अंडर समझेंगे जब आप जीएसटी पढ़ेंगे तब। और जीएसटी के जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो किसके अंदर जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर जाएंगे। आइए डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सारे प्रकार के टैक्सेस के अकाउंट आर मेंटेन अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किसके अंदर मेंटेन किए जाएंगे? सारे प्रकार के अकाउंट ऑफ टैक्सेस, सारे प्रकार के अकाउंट ऑफ टैक्सेस किसके अंदर मेंटेन किए जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ईटीसी। जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स का, कि जितने प्रकार के टैक्स आप पे कर रहे हो वो सारे अकाउंट ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस में जीएसटी पे कर रहे हो तो वो जीएसटी अकाउंट किसके अंदर जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर जाएंगे। तो वीडियो काफी लंबा बन चुका है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ज्यादा देर तक ये फोकस करके देखो, क्योंकि YouTube में कोई ज्यादा देर तक पढ़ता नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप बीच में उठ के चले जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको टैली समझना तो उसका बेस को समझना पड़ेगा, और बेस यही सब है। बहुत लोग कमेंट करके वो सर प्रैक्टिकल कब स्टार्ट करिएगा। टैली इज नॉट अ प्रैक्टिकल, वो तो प्रैक्टिकल जब होगा जब आप बेस समझोगे, जब आप बाइक चलाना
सीखते हो तो क्या करते हो, पहले बाइक के पार्ट्स के बारे में जानते हो कि किस पार्ट्स का क्या यूज है। बिना पार्ट्स का यूज किए हुए बाइक चलाना स्टार्ट कर देते हो क्या? नहीं। उस तरह अगर टैली चलाना जानना है तो पहले आप टैली के पार्ट्स को समझोगे कि किस पार्ट्स का क्या यूजेज है, किस अकाउंट का क्या यूजेज है। उसके बाद आप टैली चला पाओगे कि टैली कैसे रन किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही। इसका थर्ड पार्ट मैं जरूर लेके आऊंगा, उसमें मैं कंप्लीट सेकेंडरी ग्रुप बता दूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा होने के कारण सेकेंडरी ग्रुप को मुझे यहीं पे खत्म करनी पड़ रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी ग्रुप का रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग टॉपिक आपको बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।